Hello everyone. So today I'm gonna discuss this question paper, that is PYQ of 2023, 2023, 24th January. So let's start with first question. So in this video I'm gonna tell all the mnemonics and tricks how to remember all these questions and some basic concepts by which we can remember these questions. So here is our first question. Examination of the corpse of a man who died by hanging reveals that the spots of livor mortis disappears when pressed and reappear 50 seconds later. The rigor mortis is moderate and observed only in the masticatory muscles and the muscles of neck and fingers. The body temperature is 31 degrees Celsius. What is the time of death in this case? सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि उसमें जब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो एक बार अच्छे से समझा देती हूँ. इसमें कहा है कि एक आदमी है, वो मर गया है, वो उसने हैंगिंग से वो मरा है. ठीक है. उसके जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें क्या डायग्नोज किया गया है कि जो उसका लीवर है उसमें जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो उसमें कोई ब्लड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही उसको हटा रहे हैं लीवर को बिना प्रेस किए उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है 50 सेकंड्स के अंदर. और रिगर मोर्टिस फीचर आ रहे हैं मॉडरेट और मास्टिकेटरी मसल्स में. रिगर मोर्टिस क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाना. जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका पूरा शरीर जो है कुछ घंटों के लिए क्या होता है, पूरा अकड़ जाता है. हिंदी में बोलते हैं अकड़ना. उसका पूरा कॉन्ट्रैक्टेड कर जाता है पूरा शरीर, उसको बोलते हैं हम रिगर मोर्टिस. और यही क्वेश्चन उसमें आया था कि द क्लिनिकल साइन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन इज, और उसमें ऑप्शन था रिगर मोर्टिस. तो हमने उसका आंसर लगाया था रिगर मोर्टिस. जो 20th जून में जो क्वेश्चन आया था उसमें वो था. लेकिन इसमें बोला है कि रिगर मोर्टिस जो है वो कितने हो रहा है उसके, और उसका बॉडी टेम्परेचर 31 है, जो कि बहुत कोल्ड है, मतलब कि बहुत लोअर साइड में है. नॉर्मल जो है 36.5 से 37.5 डिग्री होता है, तो ये कम टेम्परेचर है उसका, मतलब उसका शरीर ठंडा पड़ा हुआ है. तो डेथ का टाइम क्या है, तो जब भी रिगर मोर्टिस दिखता है तो उसमें आंसर होगा 6 to 7 आवर्स, मतलब 6-7 घंटे पहले आदमी मरा होगा. इस वजह से उसका टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है. इस वजह से लिवर मोर्टिस और रिगर मोर्टिस के साइन उसमें डेवलप हो रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आप कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और क्या पता अब फिर से आ जाए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ 34-year-old मल्टीपैरा वॉज बोथ टू द लेबर वार्ड विद रेगुलर लेबर एक्टिविटी. उसकी लेबर एक्टिविटी जो है वो रेगुलर है. पेल्विक साइज कितना है, 26, 29, 32, 22 सेंटीमीटर. वेजाइनल एग्जामिनेशन शो 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन. जब मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो वो एक्टिव फेज में चला जाता है. ठीक है, एक्टिव फेज ऑफ लेबर में चला जाता है फर्स्ट स्टेज की. और लेस देन 4 होता है तो वो पैसिव स्टेज में रहता है फर्स्ट स्टेज के. और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में होता है कि जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का हो जाना और बच्चे की डिलीवरी होने तक, उसको बोलते हैं हम सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज बोलते हैं जिसमें कि हमारा जो है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और प्लेसेंटा के बाहर आ जाना. जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है वो थर्ड स्टेज होती है. और फोर्थ स्टेज में हम वुमेन्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए. ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेज चल रही है. फर्स्ट स्टेज की कौन सी स्टेज चल रही है, मोर देन 4 है तो एक्टिव स्टेज चल रही है. एमनियोटिक सैक है वो ब्रोकन नहीं है. फीटस कौन सी प्रेजेंटेशन में है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में है. ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो वूम्ब होता है उसमें जो बच्चा है उसका सिर ऊपर है और पैर वेजाइना की तरफ है, मतलब कि पैर लोअर यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन की तरफ है और सिर ऊपर की तरफ है. ठीक है, तो ये होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन. नॉर्मल पोजीशन क्या होती है कि बच्चे का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं. बट इसमें क्या है, बच्चे का जो है सिर ऊपर है और पैर नीचे की तरफ है. ये होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन. और जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है तो मोस्टली क्या करते हैं हम, सी सेक्शन करते हैं. बट मोस्टली करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक में सी सेक्शन करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है बटक प्रेस टू द एंट्रेंस इनटू द लेसर पेल्विस. लेसर पेल्विस में उसके बटक्स प्रेस हो रहे हैं. प्रोमोन्ट्री कैन नॉट बी रीच्ड, नो एग्जोस्टोसिस, कोई एग्जोस्टोसिस नहीं है. फीटल हार्ट रेट 140 है जो कि एक तरीके से नॉर्मल हार्ट रेट है. और उसका फीटल का वेट कितना है, 2800 ग्राम. नॉर्मल जो है डिलीवरी के टाइम नॉर्मल फीटस का वेट कितना होना चाहिए भाई, 3500 ग्राम. मतलब ये इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मतलब बच्चे का वेट कम है. ठीक है, बट लेबर टैक्टिक शुड बी चूजन. तो हम क्या करेंगे, तो अगर किसी बच्चे को आप ब्रीच प्रेजेंटेशन में और उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम वेट है, तो हम उसको वेजाइनल डिलीवरी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसका कोई सिर नहीं फंसेगा, कोई पैर नहीं फंसेगा, क्योंकि बच्चे का वेट ही कम है, बच्चा खुद ही छोटा सा होगा.
ठीक है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, हम नेचुरल बर्थ कैनाल से कर लेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर फीटल वेट जो है वो 2800 ग्राम नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा होता, तो हम उसका सी सेक्शन करते। अगर उसका फीटल हार्ट रेट भी कम हो रही होती तो, कि हाँ भाई अब बच्चे का डिस्ट्रेस हो गया है तो सी सेक्शन कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेट जो है वो क्या है, कम है, और बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फीटल एकदम नॉर्मल है, कोई उसका डिस्ट्रेस नहीं हो रहा, और उसका वेट भी कम है। तो ये 3 कंडीशन देख के हम इसको क्या मान रहे हैं कि डिलीवरी करा रहे हैं नेचुरल बर्थ कैनाल से, क्योंकि लेबर जो है वो भी रेगुलर हो रहे हैं, और जो सर्वाइकल का साइज़ है वो 6 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है, और भी हो जाएगा डायलेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर द प्रेग्नेंट वुमेन्स वाटर ब्रोक, तो जो है वाटर ब्रोक हो चुका है। इट वॉज नोटेड दैट दे आर सिग्निफिकेंटली कंटेमिनेटेड विद मिकोनियम। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पानी आया है वुमेन से, जो वाटर ब्रेक हुआ है उसमें मिकोनियम है, ठीक है। उसमें मिकोनियम हम देख रहे हैं कि हाँ भाई मिकोनियम आ रहा है उसमें। तो अपॉन बर्थ द बेबी इज़ नॉट ब्रीदिंग, जब बर्थ हुआ बच्चे का तो बच्चा सांस नहीं ले रहा। भाई सांस कैसे लेगा, बच्चे ने खुद ही पानी में मिकोनियम जो वाटर ब्रोक होता है उसमें मिकोनियम कब आता है, कि जब बच्चा जो है पेट के अंदर ही पोटी कर देता है तब, ठीक है। तो बेबी इज़ नॉट ब्रीदिंग, बेबी ब्रीथ क्यों नहीं कर पा रहा भाई, जब उसने मिकोनियम पास किया होगा पेट के अंदर तो उसने वही एक्सेल किया होगा, वही इनहेल किया होगा, तो वही खाया होगा। इस वजह से क्या उसके लैरिंग्स और उसका ट्रैकिया ये सब ब्लॉक हो गया होगा उसकी वजह से। तो इसलिए बच्चा क्या है, इसलिए बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है जब हमने उसको बाहर निकाला। और स्किन कैसी हो रखी है, साइनोटिक, मतलब सांस नहीं ले रहा, कवर्ड हो रखी है पूरी मिकोनियम में, हार्ट रेट भी कम है बच्चे का। तो हम क्या रिसक्सिटेशन करेंगे, रिसक्सिटेशन मेजर्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्या से बच्चे को मतलब सांस लेने में हेल्पफुल कराएंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें कर देंगे कि पहले तो हम जो मिकोनियम उसने इनहेल किया होगा उस मिकोनियम को हम सक्शन करके बाहर निकालेंगे, और उसको हम ट्रैकिया को सैनिटेशन करेंगे और उसको फिर इंटूबेट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी इंटूबेशन सैनिटेशन ऑफ द ट्रैकिया। क्यों भाई, अब बाकी ऑप्शन देखो, टैक्टाइल स्टिमुलेशन, भाई टैक्टाइल टच करके उसको थप्पड़ लगा मारते हैं ना बच्चे के जब पैदा होता है, थोड़ा पालपेट सा करते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। उसको देके क्या फ़ायदा, जब बच्चे ने इनहेल मिकोनियम कर रखा है, हमें तो मिकोनियम सक्शन आउट करना है ना, मिकोनियम को बाहर निकालना है ताकि बच्चा सांस लेने में दिक्कत ना हो, सांस आसानी से ले सके। एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाने से क्या दिक्कत है भाई, बच्चे की हार्ट रेट तो 98 है, बच्चा तो सांस ले सकता है अगर हम, पर एड्रेनलिन से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें उसका मिकोनियम को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करो, इंटूबेशन करो और सैनिटेशन कर दो ट्रैकिया का, ठीक है। अब उससे अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि अ 9-year-old बॉय फेल ऑफ अ ट्री, वो पेड़ से गिर गया, एंड हिट द बैक ऑफ हिज हेड, उसका सिर लग गया, ऑक्सीपिटल रीजन जो है नीचे टकरा गया। अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद वो उसको कॉन्शियसनेस लॉस हो गई, चक्कर आ गया और वो गिर गया। द चाइल्ड्स कंडीशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, उसके बस सिर दुख रहा है और डिजीनेस फील हो रही है। स्कल का जब हमने एक्सरे किया उसमें क्या दिखा कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन का क्या है, फ्रैक्चर है इन द एरिया ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। कौन से एरिया में, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एरिया में। तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट देंगे भाई, अब किसी का जो स्कल वो सिर के बल गिरा है और नीचे गिरा है और उसके चोट लगी है, फ्रैक्चर दिख रहा है कि फ्रैक्चर हो गया ऑक्सीपिटल बोन में, तो हम तो भाई सर्जिकल ही करेंगे ना, सर्जरी में ही लेके जाएंगे भाई ऐसे, क्योंकि उसका ऑक्सीपिटल बोन है उसमें फ्रैक्चर हो गया है। और जब कभी भी कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं भाई हाँ सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होगी क्योंकि ब्रेन से लेना देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसका सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 23-year-old वुमन विदाउट विजिबल कॉज डेवलप्ड अ conflicting behavior at the workplace. She accused the management of underestimating her, claimed that she can be deputy director because she speaks 4 languages. वो वुमेन क्या बोल रही है, वो क्या है, उसका बिहेवियर एक तो कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, मतलब वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है, भाई ऐसे कैसे ऐसे ये वो फलाना दिख रहा है ना, भाई वो उसको 4 लैंग्वेज आती है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो यूज़फुल कनेक्शन कर सकती है, वो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वो ड्रेस ऐसा पहनती है, फ्लर्ट करती है अपने कोलीग्स के साथ, और सिंगिंग लाउडली इन हर ऑफिस। लेकिन ओवरऑल उसमें क्या है, वो ये सब कह रही है कि उसको 4 लैंग्वेज आती हैं, वो ऐसे कर लेगी, वो ऐसे कर लेगी, लेकिन उसको असल में क्या आता है, उस असल में जो है उसकी सिर्फ ट्रेनिंग है किसकी, कंप्यूटर ऑपरेटर की, और कोई फॉरेन लैंग्वेज उसको बोलनी नहीं आती, ठीक है। तो मतलब इसने ओवर एक्साइटेड हो रखी है बंदी,
ठीक है। तो जब भी पर्सन क्या है ओवर एक्साइटेड हो तो उसका आंसर क्या मारते हैं हम, मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड कब मारेंगे, ओवर एक्साइटेड में, ठीक है। मतलब वो बंदी वो चीज़ है नहीं पर वो बोल रही है कि उसको ये है ये है ये है। साइजोफ्रेनिया में तो मोस्टली बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, मेजर फीचर आने लग जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, हेलुसिनेशन ये सब आते हैं तो साइजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। लेकिन डिप्रेसिव कब आता है, डिप्रेशन में हमेशा क्वेश्चन में जब भी डिप्रेसिव आंसर होगा, अभी तक के PYQ में आपने देखा होगा जहाँ भी डिप्रेसिव आंसर होगा वहाँ सब पे क्या होगा, सुसाइडल थॉट्स हुए होंगे उसके पास, उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, वहाँ पे हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर मारते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी कब मारते हैं, एपिलेप्सी तब मारते हैं जब उसके दौरे पड़ते हैं। एपिलेप्सी कब मारते हैं, जब उसके दौरे आते हैं, ठीक है, तब आते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। तो ये सारे इसके डिफ्रेंशिएट करने के थे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मैनिक एपिसोड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An ambulance was called to a 45-year-old woman. According to his family, the onset of the disease was sudden after he returned from a ski resort. उसका बॉडी टेम्परेचर 38.7 है. He developed headache, vomiting. उसके headache हो रहा है, vomiting हो रही है, फीवर थोड़ा सा है, स्लाइटली है क्योंकि 38.5 नॉर्मल हो, 37.5 नॉर्मल हो, 37 से 38.5 नॉर्मल होता है. स्किन पेल है, साइनोटिक ट्रिंट है, देयर इज अ थिक हेमोरेजिक रैश ऑल ओवर द बॉडी. तो उसके क्या रैश है, हेमोरेजिक रैश है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, विद नेक्रोसिस इन द सेंटर. सेंटर में क्या है, नेक्रोसिस. तो कभी भी हेमोरेजिक रैश के सेंटर में नेक्रोसिस होता है वो तो वो मेनिंजोकोक्सेमिया होता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी और पढ़ लेते हैं. ब्लड प्रेशर उसका बिल्कुल शॉक में लगा हुआ है, 45/0 मतलब शॉक में है. पल्स उसकी 126 है, लो वॉल्यूम है. पेशेंट के नुक्कल रिजिडिटी, जब भी नुक्कल रिजिडिटी और पॉजिटिव करने की साइन आता है तो मेनिंजाइटिस का दिमाग में आता है, हाँ भाई बंदे के मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस के फीचर्स आ रहे हैं उसके, क्यों, क्योंकि उसके नुक्कल रिजिडिटी दी हुई है, पॉजिटिव करने के सिम्टम्स है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो है, शॉक में है बंदा, और उसके हेमोरेजिक रैश है विद नेक्रोसिस इन द सेंटर. जब भी ये लाइन पढ़ो ना, नेक्रोसिस इन द सेंटर, हेमोरेजिक रैश के नेक्रोसिस इन द सेंटर, तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन होगा. उसका आंसर क्या होगा, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है. अब आ जाओ 7th क्वेश्चन में. अ 21-year-old मैन वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द डिजीज. हिज जनरल कंडीशन इज सीवियर. बॉडी टेम्परेचर 39 है. न्यूमरस इरेगुलर शेप्ड हेमरेजिक एलिमेंट्स, मतलब जो हेमरेजिक एलिमेंट्स जो हेमरेज हो रखे हैं उसकी बॉडी पे वो सारे इरेगुलर शेप के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है ऐसे करके. द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजोकोक्सेमिया वाज मेड. किस चीज़ का डायग्नोसिस किया है, मेनिंजोकोक्सेमिया का. नेक्स्ट डे उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो गया है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है, पल्स रेट 120 बढ़ी हुई है, एक्रोसाइनोसिस डिटेक्ट किया गया. तो इसका जब डायग्नोसिस बना मेनिंजोकोक्सेमिया, ठीक है, तो याद रखना है कि मेनिंजोकोक्सेमिया के 2 कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है. तो इसके कॉम्प्लिकेशन में अक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी होता है, ठीक है. तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी. और जब भी, और एक और पहचान बता दूं, और कहाँ एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी आंसर करना होता है, ये आंसर वहाँ होता है जहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन भी दी हो क्वेश्चन में, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन. अब ये मत मार देना कि स्किन में हाइपोपिगमेंटेड है तो उसका तो ट्रियासिस वर्सिकलर होता है, बट यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड स्किन दे रखी होती है तो वहाँ पे भी अक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी मारते हैं. और मेनिंजोकोक्सेमिया के आंसर में भी अक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी ये उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिनेशन डिटेक्टेड वेसिकल्स विद सीरोपुरुलेंट कंटेंट ऑन द नेक, बैक ऑफ द हेड एंड बटक्स ऑफ एन इन्फेंट ऑन द 4th डे ऑफ लाइफ. द पेशेंट कंडीशन इज सेटिस्फैक्टरी. चाइल्ड एक्टिव है, रिफ्लेक्सेस फुली हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड ममिफिकेशन पे है, मतलब कोई भी अम्बिलिकल कॉर्ड में सेप्सिस वेप्सिस कुछ नहीं हो रखा है, सब कुछ नॉर्मल है. उसके बाद बोला गया है कि क्या डिजीज सस्पेक्ट करते हो. तो यहाँ पे देखो, जब आपने पहली लाइन पढ़ोगे तो इसमें क्या बोला है, वेसिकल्स है, मतलब कि पानी के भरे हुए क्या बोलते हैं उसको, वेसिकल्स डेवलप हो रखे हैं और उनमें से जो है सीरोपुरुलेंट कंटेंट निकल रहा है, मतलब कि पस वाला कंटेंट निकल रहा है. और ये कहाँ पे है, ये नेक पे है और बैक ऑफ द हेड पे है और बटक्स पे है, ठीक है. तो इन जगह पे है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेजिकुलोपुस्टुलोसिस. क्या आंसर हो जाएगा, वेजिकुलोपुस्टुलोसिस. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलते निकोल्स की साइन पॉजिटिव है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, नियोनेटल पैम्फिकस. ये कब होता, जब निकोल्स की साइन पॉजिटिव होता, ठीक है. लेकिन अभी क्या आंसर हो जाएगा इसका, वेजिकुलोपुस्टुलोसिस. तो इसका आंसर क्या है, वेजिकुलोपुस्टुलोसिस. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो.
टीनेजर है, कंप्लेन की है वीकनेस है, डिजीनेस है, हैवीनेस इन द लेफ्ट सबकोस्टल रीजन है, स्किन और विजिबल म्यूकोस आर इक्टेरिक, मतलब कि उसके जॉन्डिस हो रखा है क्योंकि स्किन और म्यूकोस जो है वो येलोइश कलर की दिखाई दे रही है, उसी को बोलते हैं इक्टेरिक। टावर स्कल सिंड्रोम इज ऑब्जर्व्ड, लीवर 2 सेंटीमीटर का है, द लोअर एज ऑफ द स्प्लीन इज एट द लेवल ऑफ नेवल, तो स्प्लीन जो है वो नेवल पे है। दो सीबीसी में क्या पता लग रहा है, इरेथ्रोसाइट्स 2.7 है जो कि कम है, क्योंकि नॉर्मल इरेथ्रोसाइट्स 3.5 से 4.5 होती है, तो यहाँ पे कम है 2.7, मतलब आरबीसी कम क्यों हुई और उसके जॉन्डिस हो गया, मतलब कि आरबीसी का लाइसिस हुआ होगा, आरबीसी टूटी होंगी तभी तो जॉन्डिस हुआ होगा, इसी वजह से आरबीसी कम दे रखी है, हीमोग्लोबिन भी कम है, ठीक है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल है, ईएसआर 15 है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आरबीसी टूटी होंगी तभी तो ये कम हुई होंगी, तो आरबीसी जब टूटती है तो कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, तो कभी भी जब हीमोलिसिस होता है तो उस टाइम पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होता है। कौन सा इंक्रीज होता है, अनकॉन्जुगेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। लेकिन कॉन्जुगेटेड कब बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब बढ़ता है जब ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी चीज़ का, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आरबीसी टूटी है इस वजह से क्या बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ अ 2-year-old बॉय ही प्रेजेंट्स विद इनलार्ज्ड लेफ्ट किडनी, उसकी लेफ्ट किडनी क्या है, इनलार्ज्ड है, पेनलेस है पाल्पेशन पे, लेकिन राइट किडनी का कुछ अता पता नहीं, मतलब कि हमने एक्सरे करा और एक्सरे में हमें क्या मिला कि उसकी राइट किडनी मिली नहीं, लेकिन लेफ्ट किडनी थोड़ी इनलार्ज्ड थी, ठीक है, मान लीजिए इनलार्ज लेफ्ट किडनी है, लेकिन राइट में कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी शोज नो कॉन्ट्रास्ट ऑन द, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस भी नहीं दिखाई दे रही है, ये होती है एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, ये भी इधर राइट साइड में नहीं दिखाई दे रही। तो भाई एक्सरे में क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे कोई किडनी है ही नहीं, उसके एक किडनी है ही नहीं, मतलब बाय बर्थ उसके एक किडनी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, ए जेनेसिस ऑफ द राइट किडनी, इसको क्या बोलते हैं हम, ए जेनेसिस ऑफ द राइट किडनी, एब्सेंस ऑफ द राइट किडनी बाय बर्थ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ वीक अ 42-year-old पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अटैक्स विच अकर्स एवरी 48 आवर्स, बॉडी टेम्परेचर 40 है, डिक्रीज हो रहा है 3 से 4 घंटे में विद एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ, पेशेंट प्रेजेंट्स विद लॉस ऑफ हेपेटाइट एंड जनरल फैटिक, स्किन पेल है, सैलो है, द लीवर एंड स्प्लीन आर इलार्ज्ड एंड डेंस ऑन पाल्पेशन, व्हाट मेथड ऑफ डायग्नोसिस वेरिफिकेशन वुड बी मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो है उसके फीवर के अटैक्स आ रहे थे, ठीक है, हर 48 घंटे में उसको फीवर आ रहा है, मतलब कि ये मलेरिया का सिनेरियो है, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है कि आपका फीवर है, उसके बाद अगले दिन फीवर नहीं होगा, 2 दिन तक फीवर नहीं आया, फिर से फीवर की स्ट्रीक इंक्रीज हो जाती है, पीक पे हो जाता है फीवर। तो ऐसा फीवर कब आता है, ऐसा फीवर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में, मलेरिया में क्या होता है, फीवर होता है जो कि इंक्रीज होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर अटैक्स विच अकर एवरी 48 आवर्स, तो यहीं से आप सोच सकते हो कि ये मलेरिया हो सकता है। और टेम्परेचर 40 डिग्री तक, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है, पसीने आते हैं, फिर वापस बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेजेंस विद लॉस ऑफ एपेटाइट और जनरल फैटिक, ये सब दिया हुआ है। तो जब भी मलेरिया होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसका ब्लड स्मीयर लेते हैं और थिक ब्लड फिल्म माइक्रोस्कोपी में चेक करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपी ऑफ ब्लड स्मीयर एंड थिक ब्लड फिल्म, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका ये आंसर क्यों है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो कि 46-year-old मैन है सफरिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टेड पेन इन द कार्डियक एरिया, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रखा है उसके, ईसीजी में क्या दिखा, लार्ज वेव वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ। तो जब भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो हम क्या करेंगे, डिफिब्रिलेटर दे सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में क्या है, परफॉर्म डिफिब्रिलेशन, भाई उसके बार बार वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट इंक्रीज हो रही थी, बहुत ज़्यादा बार बार आर वेव आती, तो हमने उसको डिफिब्रिलेटर कर दिया, फिब्रिलेशन में परफॉर्म वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमारा भी रिपीट हुआ था, ये 20th जून को भी आया था ये क्वेश्चन। थ्रू आउट द लास्ट ईयर 27-year-old मैन नोट्स फैटिक, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड हैवीनेस इन हिज लेफ्ट सबकोस्टल रीजन, खाना खाने के बाद उसको ये होता है, ठीक है, वो थकान फील होती है, पसीने आने लग जाते हैं और लेफ्ट साइड में हैवीनेस फील होती है, स्प्लीन और लीवर उसके इनलार्ज हैं, जब इरेथ्रोसाइट्स 3.2 है, हीमोग्लोबिन 100 है, मतलब 3.5 से 3.2 है, स्लाइटली कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, कलर इंडेक्स 0.87 है, ठीक है, मतलब कि और ल्यूकोसाइट्स 100 है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बेसोफिल 7% है, ईओसिनोफिल 5% है, मोनोसाइट्स
जुवेनाइल, बैंड न्यूट्रोफिल, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, रेटिकुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, प्लेटलेट्स कितनी होती है 1.5 से 3.5, है ना, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो जब भी प्लेटलेट्स ज़्यादा होती है तो प्लेटलेट्स ज़्यादा कौन से टाइप के अनीमिया में होती है भाई। अब देखो यहाँ पे RBC, WBC ये सब जो है कम है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है हमारी ल्यूकेमिया में, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ठीक है। कौन सा ल्यूकेमिया, CML। CML में याद रखो प्लेटलेट्स बढ़ी हुई मिलती हैं, ठीक है। और CLL कब मारते हैं, CLL भी आंसर्स मारते हैं हम। CLL मारते हैं जब उसमें गम्प्रेट बॉडीज या फिर स्मज सेल्स दिखते हैं। ग्रम्पेट बॉडीज ही स्मज सेल का दूसरा नाम है, ठीक है। ग्रम्पेट बॉडीज ही स्मज सेल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, CLL कब मारा, गम्प्रेट बॉडी होगा ऑप्शन में, क्वेश्चन में, या फिर स्मज सेल होगा। CML कब लगाओगे, जब प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल प्लेटलेट्स जो है 1.5 से 3.5 लाख पर यूनिट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितनी दी हुई है 400, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, पॉलीसाइथेमिया वेरा कब मारते हैं। ये अभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है, लेकिन कब लगाते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा, जब RBC बहुत ज़्यादा बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे तो RBC कम थी, ठीक है। RBC की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 3.2, जो कि 3.5 से नॉर्मल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे तो कम थी। तब RBC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एरिथ्रीमा पॉलीसाइथेमिया वेरा आंसर मारते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अ पेशेंट 1 year old हैड अ क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। मतलब 1 साल पहले उसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, ये हमें पता लग गया कि क्यू वेव हमने ECG में देख ली, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 weeks, लास्ट 2 हफ्ते से सफरिंग फ्रॉम डेली अटैक ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड ब्रेडिकार्डिया एपिसोड, उसके डेली एट्रियल फिब्रिलेशन आ रहा है। अब देख, अगर किसी बंदे के डेली फिब्रिलेशन होगा तो हम क्या करेंगे, उसके भाई पेस मेकर लगा देंगे कि जब भी फिब्रिलेशन आने वाला होगा तो वो पेस मेकर की मदद से वो टल जाएगा, ठीक है। तो इसमें डेली आ रहा था, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको क्या इम्प्लांट कर दिया, पेस मेकर इम्प्लांटेशन कर दिया। अब डेली डेली थोड़ी ना उसको कोई ड्रग देते हुए घूमेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके डेली आ रहा था इस वजह से पेस मेकर इम्प्लांट कर दिया उसके, ठीक है। जिसकी वजह से अगर जैसे ये होगा कि हाँ भाई इसके अभी अटैक आने वाला है, उससे पहले ही वो अटैक नहीं आएगा, पेस मेकर जो है सिग्नल रिलीज कर देगा और उसको संभाल लेगा, ठीक है। तो इसलिए पेसमेकर इम्प्लांटेशन कर देंगे। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक ड्यूरिंग अ रेगुलर एग्जामिनेशन 8 साल की लड़की है, वो उसके टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, वो आई है स्वेलिंग ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हिप, उसके स्वेलिंग हो रखी है हिप के एंटीरियर सरफेस में। स्वेलिंग 3 सेंटीमीटर की है डायमीटर में, डेंस है, पेनलेस ऑन पाल्पेशन है, स्किन ओवर दिस फॉर्मेशन उसके नॉर्मल कलर है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। स्वेलिंग जो है जहाँ उसके स्वेलिंग आ रखी है, वो स्वेलिंग जहाँ वो इंजेक्शन लगाती है उस स्वेलिंग से मैच खा रही है। इस लाइन का मतलब यही हुआ ना, लोकलाइजेशन ऑफ द स्वेलिंग मैचेस द प्लेस वेयर द गर्ल यूजुअली रिसीव्स हर इंसुलिन इंजेक्शन, जहाँ पे वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाती थी वहीं पे वो स्वेलिंग है, उसके अलावा कहीं पे कोई स्वेलिंग नहीं आ रही है। तो इसका क्या कोज हुआ होगा भाई, उसके टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस थी, इस वजह से वो इंजेक्शन लगाती थी। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है हाइपरट्रॉफिक लिपोडिस्ट्रोफी, हाइपरट्रॉफिक लिपोडिस्ट्रोफी। प्लीज़ ये याद रखना, इसका आंसर एट्रोफिक मत मार देना, इसका आंसर है हाइपरट्रॉफिक लिपोडिस्ट्रोफी, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 16th क्वेश्चन, इसमें फिर से आ गया मेनिंजोकोक्सेमिया। तो इस पर्सन के क्या है, मेनिंजोकोक्सेमिया। अब मेनिंजोकोक्सेमिया आपके आंसर कहाँ कहाँ लगाए हैं, मेनिंजोकोक्सेमिया लगाए हैं। एक तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ था, उसके कॉम्प्लिकेशन हुआ था एक्यूट एड्रिनल इंसफिशियंसी की। फिर दूसरा मेनिंजोकोक्सेमिया कहाँ मारा था, जहाँ पे जो रेडनेस हो रखी थी उसके सेंटर में नेक्रोसिस था, वहाँ पे मेनिंजोकोक्सेमिया आंसर लगाया था, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, हु वॉज बीन ट्रीटेड फॉर मेनिंजोकोक्सेमिया। एक 24 साल का मैन है, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है मेनिंजोकोक्सेमिया का। टुक अ टर्न फॉर द वर्स, ही हैज़ एक्रोसाइनोसिस, उसकी जो एक्रोसाइनोसिस है उसकी बॉडी, ठीक है। एन्यूरिया है, मतलब यूरिन एब्सेंट है। हिज लिम्स आर कोल्ड, उसके लिम्स जो है वो कोल्ड है। रेस्पिरेशन 30 पर मिनट है, हार्ट रेट 140 पर मिनट है, और ब्लड प्रेशर उसका शॉक में गया हुआ है क्योंकि 40/0 लिखा हुआ है। तो हम इसके में क्या मेडिकल इमरजेंसी परफॉर्म करेंगे भाई, उसके यूरिन भी नहीं आ रहा है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। और पूरी एक्रोसाइनोसिस है, मतलब कि उसके लिम्स और पूरी बॉडी जो है साइनोसिस हो रखी है, मतलब कि ब्लूइश कलर की दिख रही है।
और डायस्टोलिक प्रेशर भी है वो कम है। तो इसके क्या लग गया भाई, इसके सीधा सीधा जब भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों बिल्कुल बीपी ही शॉक में चल रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा भाई, उसके शॉक लग गया होगा। क्या लग गया, शॉक, तभी तो इसका ऑप्शन देखो यहाँ पे कोई है शॉक का, है भाई एनाफाइलैक्टिक, सेप्टिक, हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर हाइपोवोलेमिक होता तो सिर्फ ब्लड वॉल्यूम कम मिलती, बाकी कोई फीचर्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेप्टिक शॉक हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सेप्टिक शॉक, क्योंकि मेनिंजोकोक्सेमिया हुआ था ना उसके पहले क्या था, मेनिंजोकोक्सेमिया, उसके बाद उसको शॉक लगा है, तो सेप्टिक शॉक इसका आंसर है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है इन द डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ अ रीजन पर्सन एज फ्रॉम 0 to 14 मेक्स अप 31%। मतलब जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी एज कितनी है, उनका परसेंटेज है 31%, और जो 50 साल से या 50 की एज से बड़े हैं उनकी परसेंटेज है 20%। मतलब बुढ़ापे की कम है और यंग जनरेशन ज़्यादा है। तो यंग जनरेशन ज़्यादा होगी तो मतलब कि ये पॉपुलेशन क्या है, एक्सपैंड हो रही है, रिग्रेस हो रही है। अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है और ओल्ड जनरेशन कम है तो ये तो एक्सपैंड होगी ना, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे हैं वही तो आगे जाके बुढ़ापे में ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस अभी 20% है, लेकिन बाद में तो वही जो है वही 31% होंगे, मतलब एक्सपैंड हो गई ये। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सपेंशन पॉपुलेशन क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम आता है जिसमें लिखा होता है कि 0 से 14 एज के जो पीपल हैं उनकी कम दी होती है, अराउंड 15% या 10% जितनी भी दी होती है, और जो एज्ड वाले होते हैं उनकी परसेंट दी होती है, मान ले 30% दी है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर हम मारते हैं हम कंस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन या फिर डिक्रीज पॉपुलेशन। क्यों भाई, क्योंकि जितनी कम नई जनरेशन है, ये बूढ़े वाले हैं, ये तो मर जाएंगे। बच्चे कौन से, जो कम एज वाले पीपल हैं वो बूढ़े होंगे, तो वो तो कम ही हुए ना। पिछले साल मान ले 30% थे, अब वो 15% रह गए, तो ये डिक्रीज हो गया, तो उसका डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे ज़्यादा परसेंटेज के हैं और बूढ़े कम है, तो ये बच्चे ही तो आगे जाके बूढ़े होंगे, मतलब एक्सपैंड हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है अ 27-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ अ पेन इन हिज लेग जॉइंट्स। उसके पैरों में दर्द है, घुटनों जोड़ों में दर्द है, ठीक है। उसकी आँख से क्या आ रहा है, पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, और पेनफुल बर्निंग सेंसेशन है यूरिनेशन से। भाई ये एक ट्राइड हो गई। ट्राइड क्या होती है, ट्राइड में इसमें दिया हुआ है कि उसके पेन है जॉइंट्स में, आर्थराइटिस है, ठीक है, आर्थराइटिस है उसके पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब यूआईटिस मान लो, तो आइज़ की इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, और उसके यूरिन मतलब कि किडनी की भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कि उसके यूरिन में इन्फ्लामेशन चल रही है। तो ये ट्राइड जब दिखे आपको तो उसका आंसर होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस। इसी का दूसरा नाम होता है रीटलर सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रीटलर सिंड्रोम। और ये जो रीटलर सिंड्रोम है ये एमसीक्यू में आया था, ये 20 जून को पेपर में आया था, जिसमें ये ट्राइड दी हुई थी जॉइंट्स की, आइज़ की और किडनी की। जब ये 3 चीज़ इन्वॉल्व होती है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव अर्थराइटिस, या फिर इसका दूसरा नाम है रीटलर सिंड्रोम। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया। कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, क्लेमाइडिया, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। A 55-year-old woman complains of a pain and popping sounds। उसके पैरों में मतलब उसके घुटनों में से कैसी आवाज़ आ रही है, पोपिंग का साउंड आ रहा है, ठीक है। विच अकर्स वैन शी क्लाइम द स्टेयर। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती है तब वो ये पोपिंग साउंड उसके घुटनों में से आती है, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट हर जॉइंट्स बिकम लॉक्ड। 5 years अगो उसके ट्रॉमा हुआ था लेफ्ट नी में। सीबीसी और बायोकेमिकल ब्लड एनालिसिस शोज नॉर्मल रिजल्ट्स। एक्सरे में क्या दिख रहा है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस और ऑस्टियोफाइट्स दिख रहे हैं, मतलब कि जो बोन है उसमें स्क्लेरोसिस और उसमें ऑस्टियोफाइट्स हो रहा है। और जॉइंट स्पेस क्या हो गई, नैरो। अब इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं जब हम जॉइंट स्पेस नैरो पढ़ते हैं, या तो उसका रूमेटोइड अर्थराइटिस हो सकता है या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे और फाइंडिंग दी है, वो है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की और ऑस्टियोफाइट्स की। तो ऑस्टियोस्क्लेरोसिस ऑस्टियोफाइट्स किस में दिखेंगे, ऑस्टियो अर्थराइटिस में, ठीक है। रूमेटोइड अर्थराइटिस में जो आंसर होते हैं उसमें ये मॉर्निंग स्टिफनेस दिखती है। उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, तो उनका आंसर हम मारते हैं रूमेटोइड अर्थराइटिस। जबकि ऑस्टियोफाइट्स ऑस्टियोस्क्लेरोसिस ये दिया हो तो उसका आंसर होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब अगला क्वेश्चन है 48-year-old वुमेन वॉज डिलीवर्ड इनटू द सर्जिकल यूनिट विद वोन्स इन हर थाई।
ऑन एग्जामिनेशन वुंड सरफेस हैज़ अ डर्टी ग्रे कोटिंग विद अनप्लेजेंट स्वीट स्मेल। जो उसका वुंड है उसके ऊपर से अब गंदी सी मीठी मीठी सी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है और उसको एक डर्टी ग्रे कोटिंग हो चुकी है। द वुंड कंटेंट रिजेंबल्स आ रास्पबेरी जेली। स्किन टिश्यू अराउंड द वुंड आर ग्लोसी एंड टर्गिड। पाल्पेशन में क्या मिल रहा है? मॉडरेट क्रैपिटेशन सुनाई दे रहा है टिश्यूज में। तो जब भी क्रैपिटेशन सुनाई देते हैं उसका आंसर क्या होता है हमारा? एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से क्रैपिटेशन सुनाई देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं अगली